किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान का एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो ऑलमोस्ट 90% MD-CAT एस्पिरेंट्स का ड्रीम कॉलेज होता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट रोड मैप शेयर करने लगी हूँ जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ले जाने वाला है। तो आज मैं आपके साथ 6 to 7 मंथ्स में स्टडी का जो प्लान होना चाहिए वो टोटल मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ और आई थिंक यूट्यूब पर ये बेस्ट वीडियो होने वाली है और इस तरह की वीडियो आपको पहले नहीं मिली होगी। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MD-CAT जर्नी चैनल। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको MD-CAT और FSC की कंप्लीट गाइडेंस मिलती रहे। और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो आप इस वीडियो पर आए होंगे, आपने क्लिक किया होगा क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी है, ऐसा क्या मेथड है जिसके ज़रिए से आप इस साल MD-CAT क्रैक करें और सिर्फ क्रैक नहीं करें बल्कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये पॉसिबल है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। इसका आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल, बट हाउ? सो लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि MD-CAT स्टडी में आपने ये नहीं देखना कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बल्कि आपने ये देखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उस 20% या 20% इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती, ज़रा भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। सो आपने उस इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करते रहना है। क्यों? क्योंकि MD-CAT एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना एक सिंपल प्रिपरेशन, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आपका कंपटीशन होता है कि आपने ज़्यादा सारे सिलेबस को कम टाइम में प्रिपेयर करना है और सिर्फ उसको प्रिपेयर ही नहीं करना बल्कि उस सारी इंफॉर्मेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में स्टोर करना होता है और सही जगह पर सही टाइम पर उनको अप्लाई करना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उनको एलिमिनेट करें और अपने सिलेबस को कंजेस्ट करें और उसको कंप्रेस करें और उसको कंप्रहेंस करें अपने सिलेबस को, ताकि वो सिलेबस आपका लिमिटेड होगा तो आपको वो अपने माइंड में स्टोर करने के लिए आसानी होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने 6 to 7 मंथ्स का टाइम टेबल प्लान आपका क्या होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले एक टाइमलाइन, डेडलाइन का पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कब तक मुकम्मल हो जानी चाहिए और कितने। देखें, जो MD-CAT है ना, इसकी अगर मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो किस तरह से होनी है, तो इसके तकरीबन 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है प्रिपरेटरी फेज जिसमें आपने अपने पूरे सिलेबस को कवर करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। सेकंड वन होता है प्रैक्टिस, जो कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उस सारे की प्रैक्टिस करना है। एंड द थर्ड वन इज़ रिवीजन, और रिवीजन फिर थर्ड है जिसको आपने चलाए रखना होता है, कंटिन्यू रखना होता है जब तक आपका MD-CAT नहीं हो जाता। तो देखें, अब आपने 6 से 7 महीनों को इस तरह से डिवाइड करना है कि आपके ये तीनों चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएं। सो देखें, अभी आप अक्टूबर से अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सो तकरीबन आप 4 मंथ्स तक आपका फ़र्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये अपने आप को डेडलाइन दें कि फ़ेब तक हमने अपना सिलेबस एक बार तो एटलीस्ट कंप्लीट करना है। 15 डेज़ का आप मार्जिन रख सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। तकरीबन आपका फ़ेब तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपने अपना एक बार सिलेबस कवर कर लेना है। और ये सिलेबस भी आपने कैसे कवर करना है, इसको इतने अच्छे तरीके से आपने कवर करना है कि आपका हर कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। आपने ये महीने इतने अच्छे से इनको यूटिलाइज़ करना है क्योंकि जो शुरू का जो मंथ्स होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इसके अंदर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं क्योंकि बाद का जो टाइम होता है उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे बिल्ड नहीं हो पाते शुरू में। और ये जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो एक बहुत ही बेनिफिट है क्योंकि उनको ये मंथ्स मिले, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको तो तकरीबन लास्ट में प्रिपरेशन करनी होती है, लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं उनको ये मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसके अंदर वो अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे बिल्ड कर सकते हैं।
सो फेब से फिर आगे मार्च अप्रैल, इन महीनों में आपने देखें आपने मार्च अप्रैल में आपने इन महीनों से रिवीजन स्टार्ट कर लेनी है। अब रिवीजन को भी आप 3 से 4 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। आपने इस तरह से अपनी रिवीजन करनी है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जैसे कि 1 महीना लें रिवीजन के लिए, ठीक है। उसके अंदर आप अपने सारे बुक्स के सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज़ करें अच्छी तरह से, ठीक है। उसके अंदर आप वन शॉट्स लेक्चर्स भी ले सकते हैं और उसके अंदर आपने अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करके उनके शॉर्ट नोट्स भी डेवलप करना है। उसके बाद आप सेकंड रिवीजन करें, थर्ड रिवीजन, इस तरह से आप इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं कि आपकी 3 से 4 बार रिवीजन्स हो जाएं, ठीक है। लेकिन रिवीजन्स भी आपने क्वांटिटी की बजाय आपने रिवीजन्स में भी आपने क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी को फोकिया देनी है, प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ये नहीं आपने करना कि ठीक है जितनी ज़्यादा मैं रिवीजन्स कर सकती हूँ उतनी करूँ, कि 5, 6, 7, 8 इस तरह सिर्फ आप क्वांटिटी को देखते जाएं। और चाहे आपकी वो रिवीजन्स इतनी अच्छी एक्टिव रिवीजन्स, एक्टिव लर्निंग ना हो रही हो, सिर्फ आप पढ़ी जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपने क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना कि अगर आप एक बार रिवीजन करें तो वो इतनी बेस्ट रिवीजन हो कि आपको उसका फ़ायदा हो। इस हिसाब से आपने अपनी रिवीजन्स करनी है। 3 से 4 भी अगर आपकी रिवीजन्स कंप्लीट हो जाती हैं सो वेल एंड गुड। और आगे फिर और इस हिसाब से आपने अपने आप को देखते हुए अपना इस तरह से पूरा एक टाइम टेबल सेट कर लेना है। सो अब ब्रीफली जो है हम सब्जेक्ट वाइज मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपने किस सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आता है फ़िज़िक्स, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए एक ख़तरे की घंटी होती है क्योंकि उन्हें फ़िज़िक्स अच्छी नहीं लगती। तो फ़िज़िक्स को प्रिपेयर करने का आसान मेथड ये है कि सबसे पहले आप लेक्चर्स लें, कोई भी एक टीचर सेलेक्ट करें, उनके लेक्चर्स लें। लेक्चर्स लेकर उसी दौरान आपने नोट्स डेवलप करने हैं, जो आपको टीचर ने पढ़ाया है उसके नोट्स बनाएं। फिर आपने क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है और बुक कोई भी प्रिपरेशन बुक है तो उसे पढ़ना है। और फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं, अगर कोई आपको न्यू चीज़ मिलती है तो उसको नोट्स में ऐड करें। फिर अपने नोट्स को रिवाइज़ करें। जब आप नोट्स रिवाइज़ कर लें सो नेक्स्ट आपका जो स्टेप आता है वो है प्रैक्टिस। फिर अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है तो स्टार्ट करें इजी से, फिर मीडियम पर जाएं और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर जाएं। और इस तरह से आपने करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करें, उसके सॉल्यूशन को, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके सॉल्यूशन को 1-2 बार प्रैक्टिस करें और उस कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में डेवलप कर लें। अब जो आपने एक बार पूरा इस तरह से आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, अब आपने क्या करना है, एक बार उस पूरे को फिर से रिवाइज़ करना है और फिर जो भी आपने उस चैप्टर में पढ़ा है उसका एक पूरा माइंड मैप अपने जहन में क्रिएट करना है कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। अब आप बुक बंद कर दें और अपने माइंड के अंदर पूरा वो जो भी आपने लेक्चर लिया, जो भी फार्मूलाज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े, वो सारे अपने माइंड के अंदर रिकॉल करें। इसको एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं, एक्टिव लर्निंग कहते हैं, जिससे आपके मेमोरी में वो सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाएगी। अब जो आपने रिकॉल किया उस सब को एक पेपर लें, उसके ऊपर उस सारे फार्मूलाज और सारे जो उनसे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो उनसे भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उन सबको एक पेज पर लिख लें। इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ डेवलप होते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के 3 पोर्शंस है और आपने 3 पोर्शंस को अलग अलग प्रिपेयर करना है, जिनमें आ जाता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितने क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी कॉन्सेप्चुअल है, सो जितने अच्छे आप अपने कॉन्सेप्ट करेंगे उतनी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपने फ़िज़िक्स की तरह पहले लेक्चर लेना है, नोट्स बनाने हैं और फिर उसको रिवाइज़ करना है। और रिएक्शंस याद करने का एक मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ कि रिएक्शंस जितना आप सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लें कि रिएक्टेंट है तो उससे क्या प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। फिर उसके अंदर देखें कि इसके अंदर क्या क्या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उस हिसाब से आप रिएजेंट यूज़ करें और कैटलिस्ट। सो इस तरह से जब आप रिएक्शंस करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और रिएक्शन को याद करने के बेस्ट मेथड है कि आप उसको 3 से 4 बार लाजमी अपने हाथ से लिखें, क्योंकि जो चीज़ हाथ से लिखी
जाती है वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर के लिए स्टोर हो जाती है। इस तरह से लिखें और फिर जब आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ फिर जो आपने पूरा रिकॉल किया उस सब को एक पेज के ऊपर लिख लेना है। सो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक ज़्यादातर क्रैमिंग वाली होती है। इनऑर्गेनिक में अगर मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊं तो आप लेक्चर लें और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले वो अपनी बुक पर ही नोट कर लें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बुक रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कम्प्लीटली ऑलमोस्ट क्रैमिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड्स होते हैं और कुछ फार्मूलाज होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद करनी होती हैं। तो इसके भी जो है आपने बुक से रीडिंग करनी है और उसको हाईलाइट करते जाना है और जो ट्रेंड्स वगैरह उसको आप पेपर पर लिख लें अलग से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर फार्मूलाज होते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री से। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल जो पीछे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, लेक्चर लेना है और नोट्स वगैरह सब कुछ रिवीजन, PYQs और आपने MCQs सॉल्व करने हैं। और इसके अंदर भी, क्योंकि इसके अंदर भी ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी आपने फ़िज़िक्स की तरह जो फार्मूलाज वगैरह उन सबको लिख लेना है। और इसके अंदर जो है मैं आपको सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस भी अलग से वीडियोस बनाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको और डिटेल में सब कुछ समझाऊंगी कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। बायो में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं। कॉन्सेप्ट ज़्यादा, अगर कॉन्सेप्ट आप ले लेते हैं ना, तो जो आपको कहते हैं जी बायो क्रैमिंग है, अगर आप वैसे ही कॉन्सेप्ट लिए बगैर क्रैमिंग करेंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यही अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट लिए होंगे तो आपको क्रैमिंग करने में भी आसान होगी। सो बायो के लिए जो बेस्ट मेथड है कि आप बुक रीडिंग, पहले लेक्चर लें फिर बुक रीडिंग करें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने माइंड में रिकॉल करके माइंड मैप्स बनाएं। बायो का बेस्ट मेथड ये है कि आप माइंड मैप्स बनाएं, क्योंकि बायो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है तो ग्लाइकोलिसिस का एक फ़्लो चार्ट बना लें। इसी तरह क्रेब्स साइकिल का फ़्लो चार्ट, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके फ़्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स की शक्ल में उनको रखें और फिर जब आपने रिवाइज़ करना है तो उसमें से रिवाइज़ करें, तो इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश सिंपल है, उसके भी आपको लेक्चर लेने चाहिए और फिर उसकी जो है कोई भी आप प्रिपरेशन बुक ले लें, जैसे किप्स की प्रिपरेशन बुक और प्रैक्टिस बुक बहुत अच्छी हैं, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन करें तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और लॉजिकल रीजनिंग की तो आपको बहुत, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग तो सबको ही आती है तकरीबन, तो उसके लिए भी आप किप्स की जो प्रिपरेशन बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गई आपकी सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइन। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक समरी बताऊं तो ये आपके सामने मैं एक शो कर रही हूँ फ्लो चार्ट कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपने कोई भी चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर, नोट्स, लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाने। नोट्स के लिए आपने अलग से टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जब लेक्चर ले रहे होते हैं तो बिल्कुल रफ, कि उनकी राइटिंग कुछ समझ नहीं आ रही होती, इस तरह के नोट्स बनाते हैं कि फिर उसको बाद में डिफरेंट कलर्स के पॉइंटर से अलग अलग एक एक प्यारा प्यारा करके लिखते हैं। इसमें आपको बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब लेक्चर ले रहे हों तो पहले आप लेक्चर को समझें। जब समझ लें तो फिर 5 से 10 मिनट के अंदर जल्दी से सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें, ठीक है। नोट्स बना ली, उसके बाद आपने बुक रीडिंग करनी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले नोट्स में लिखने हैं। जब आपने बुक रीडिंग कर ली तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस। आपने MCQs प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस कर ली उसके बाद आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है। उसके बाद आपने जो उस सबको जो आपने किया है उस सबको आपने बुक बंद करके अपने माइंड में रिकॉल करना है और फिर उससे शॉर्ट नोट्स डेवलप करने हैं। एंड लास्ट पर आपने टेस्ट देना है और टेस्ट के बाद आपने टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, ठीक है। ये स्टेप्स हैं जो कि आपको कंप्लीट आपने, अगर आप इन स्टेप्स में से कोई एक स्टेप भी छोड़ देते हैं तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि लेक्चर नोट्स तक आएंगे, ठीक है, नोट्स बना लिए बस। फिर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रैक्टिस तक करेंगे लेकिन अगले स्टेप वो फॉलो नहीं करेंगे जब भी उनकी अच्छी तैयारी नहीं होगी।
ठीक है, तो आपने टेस्ट एनालिसिस तक कंप्लीट ये स्टेप्स फॉलो करना है, जब आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताइए कि अब नेक्स्ट आपको मैं MD कैट की सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट गाइडेंस शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।